नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल एजुकेशन नीड्स की एक जबरदस्त क्लास में। पिछली क्लास में हमने पाषाण कालीन संस्कृति यानी कि स्टोन एज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा कि कैसे इंसान सिर्फ पत्थरों के औजार औजार बना रहे हैं और शिकार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं आपको रोज सुबह दोपहर शाम सिर्फ दाल रोटी खाने को दूं तो आप बोर हो जाएंगे ना। आपको कुछ चेंज या अपग्रेड चाहिए होगा। बस हमारे उन पूर्वजों के साथ बिल्कुल यही हुआ था। ठीक है, वो हजारों साल से सिर्फ पत्थरों के औजार इस्तेमाल करके बोर हो गए। उन्होंने भी अपनी लाइफ में एक अपग्रेड उनको चाहिए था। और तभी उनके हाथ लगा एक जैकपॉट। उन्होंने खोज निकाली एक नई धातु यानी कि मेटल। ठीक है, तो स्क्रीन पर देखिए। पाषाण काल से आगे पाषाण कालीन संस्कृति हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। आज हम इतिहास के उस नए फेज में एंटर कर रहे हैं जिसे कहते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या चर्चा करेंगे, ताम्र पाषाणिक संस्कृति की। अब इस नाम को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ताम्र का मतलब होता है तांबा। ठीक है, क्या होता है? तांबा। और पाषाणिक का मतलब क्या होता है, कल भी डिस्कस किया था, आज भी कर लेते हैं, पत्थर। ठीक है, यानी दोस्तों ये वो समय था जब इंसान ने पत्थरों को पूरी तरह छोड़ा नहीं था, बल्कि पत्थरों के साथ साथ तांबे के नए और मजबूत औजार बनाना भी शुरू कर दिए थे। तो अब जो बच्चे यूपी टेट जुलाई 2026 की एक सीट पक्की करना चाहते हैं वो अपनी कॉपी में एक बड़ा सा स्टार बनाकर ये पॉइंट लिख लें। इंसान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो इसका सीधा और सटीक सा जवाब जो है वो क्या पूछा जाएगा, आपको देना है तांबा। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं ये देखने के लिए कि तांबा मिलने के बाद इंसान की जिंदगी कितनी स्मार्ट हो गई? चलिए बिना किसी देरी के इस नए युग की शुरुआत करते हैं। तो देख लेते हैं हमारी अगली स्लाइड। तो दोस्तों ऊपर की हेडिंग पढ़िए, सभ्यता नदियों के किनारे ही क्यों। अब आप एक बात बताइए, आजकल अगर आप कोई या फ्लैट खरीदना हो आपको, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? यही ना कि वहां पानी आता है या नहीं, सड़कें कैसी हैं। बस हमारे पूर्वज भी बिल्कुल ऐसा ही सोचते थे, उनके लिए नदियां ही सब कुछ थी। इस फ्लो चार्ट को देखिए। ठीक है, ये पूरा इवोल्यूशन समझा देगा। तो सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए था? पानी। मतलब पानी कहाँ मिलेगा? नदी के किनारे। ठीक है, जो मिला नदी से। अब नदी के किनारे मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और वहां क्या हुआ? अच्छी खेती। ठीक है, मतलब अच्छा अन्न, बम्पर फसल हुई। अब सोचिए, जब इंसान का पेट भरा होगा तभी तो उसका दिमाग कुछ नया करने के लिए सोचेगा। जब खाने की टेंशन खत्म हुई तो लोगों ने बर्तन बनाना, कपड़े बुनना, व्यापार करना शुरू किया। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? काम धंधों का विकास हुआ। ठीक है, और जहाँ व्यापार होगा वहां क्या होगा? इकोनॉमी बढ़ेगी, पैसा आएगा और अल्टीमेट क्या बनेंगे? अल्टीमेट बनेंगे नगरों का निर्माण होगा, यानी कि बड़े बड़े नगर बनेंगे, बड़े बड़े सिटीज बनेंगे। समझ में आया कनेक्शन? पानी से लेकर शहर बनने तक का सफर। और हाँ, इस स्टार मार्क को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक स्टार मार्क दिखाई दे रहा होगा। इसको बिल्कुल मिस मत करना। जल मार्ग से व्यापार सस्ता और आसान। आज के टाइम में भी भारी सामान भेजने के लिए शिप का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। उस जमाने में ये नदियां ही उनके नेशनल हाईवे हुआ करते थे। अब जरा नीचे इस टेबल को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रही है। यूपी टेट में यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। तो एक तरफ है घुमंतु मानो, जिसका कोई फिक्स एड्रेस नहीं था। वो बेचारा बस क्या करता था? कच्चा मांस शिकार करता था, घूमता रहता था और कच्चा मांस खाता था। मतलब शिकार की तलाश में दर दर भटकता रहता था। और दूसरी तरफ है हमारे सिंधु घाटी मानो। ठीक है, सिंधु घाटी मानो का स्वैग। उन्होंने झोपड़ियां छोड़कर पक्के घर बना लिए। ये लोग सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब इन्होंने क्या किया? पक्के घर बना लिए। और इन्होंने क्या किया? इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार भी कर रहे थे। इनके शहर इतने नियोजित थे कि आज आर्किटेक्ट भी देखकर कहता है वाह क्या डिजाइन है। ठीक है, तो इनके शहर जो थे वो नियोजित नगर थे, कृषि व व्यापार ये लोग करते थे।
तो दोस्तों ये फर्क था एक आम घुमंतु और एक स्मार्ट सिंधु वाले घाटी वाले इंसान में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैम, जब ये शहर 4-5 हजार साल पुराना है तो हमें इसके बारे में कैसे पता चला? क्या उस जमाने में किसी ने हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा था? अरे बिल्कुल नहीं। उस इसकी खोज की कहानी किसी सस्पेंस मूवी से कम नहीं है। सोचिए आप अपने घर की नींव खोद रहे हो और नीचे एक पूरा का पूरा बना बनाया शहर निकल आए। कैसा लगेगा आपको? अंग्रेजों के साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ। ठीक है, तो स्लाइड पर देखिए, साल कौन सा था? 1921। हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। ठीक है, और पंजाब के इलाके में लाइन बिछ रही थी। पंजाब के इलाके में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। मजदूरों ने क्या किया, जब खुदाई की तो उन्हें जमीन के नीचे से पक्की ईंटें मिलने लगी। उन्हें लगा वाह, मुफ्त की ईंटें मिल रही हैं, मिल गई, चलो रेलवे लाइन में लगा लेते हैं। लेकिन जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, जो पुरातत्वविद जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ने वहां पर पहुंचकर गहरी खुदाई की तो उनके होश उड़ गए। वो कोई ईंटों का भट्टा नहीं था, बल्कि जमीन के नीचे दबा हुआ एक विशाल शहर था, और उस शहर का नाम क्या था? हड़प्पा था। ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेजों के राज में पंजाब के हड़प्पा नामक स्थान पर पहली खोज की थी। ठीक है, अ, अब जो बच्चे यूपी टेट क्रैक करना चाहते हैं वो इस साल जो है 1921 को, 1921 और नाम हड़प्पा को अपनी कॉपी में बोल्ड लेटर में लिख लें। एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि पहली खोज कब और कहाँ हुई। हड़प्पा के बाद तो जैसे खजाना ही खुल गया। खुदाई आगे बढ़ी और बड़ा शहर मिला जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इसका नाम बड़ा ही डरावना और दिलचस्प है। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि मोहनजोदारो का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? मोहनजोदारो का मतलब मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ खुदाई में बहुत सारे इंसानी कंकाल एक साथ मिले थे। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट को समझिए। इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। तो अब तीसरे पॉइंट को समझिए। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता बोले या हड़प्पा संस्कृति। देखिए सिंपल सा लॉजिक है। जैसे हमारे घरों में अक्सर पूरे परिवार को बड़े बच्चों के नाम से जाना जाता है ना, ये चिंटू की मम्मी है, ये चिंटू का घर है, बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि इस पूरी सभ्यता में सबसे पहले शहर जो खोजा गया वो हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कह देते हैं। और आखिर में यहाँ पर एक मैप दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, ये सभ्यता सिर्फ एक जगह नहीं थी। कहाँ पर थी? रोपड़ यानी जो पंजाब में स्थित है, कालीबंगा जो राजस्थान में है, और लोथल जो गुजरात में है। ठीक है, ये सब इसी सभ्यता के स्मार्ट सिटीज थे। तो आ गया समझ में कि कैसे पुरानी दुनिया हमारे सामने आई। चलिए अब देखते हैं इनके शहर और अंदर से दिखते कैसे थे। चलिए दोस्तों, शहर तो हमने खोज लिए, अब जरा इस टाइम मशीन से हड़प्पा शहर के अंदर चलते हैं और देखते हैं इनके घर कैसे होते थे। तो स्क्रीन पर इस हेडिंग को देखिए, शानदार नगर निर्माण योजना। पता है जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग ढंग से कपड़े पहनना भी नहीं सीखे थे, तब हमारे हड़प्पा के लोग डुप्लेक्स घरों में रह रहे थे। मजाक नहीं कर रही हूँ। इस 3D डिजाइन को देखिए, यहाँ पर जो 3D डिजाइन का घर दिखाई दे रहा है, सबसे पहली चीज जो है आपको हैरान कर देगी। ठीक है, पक्की ईंटें, ईंट पकाने की भट्टियां थी। आज भी अगर आप किसी गांव में जाएंगे तो कुछ कच्चे घर दिख जाते हैं, लेकिन 4,500 साल पहले इन्होंने बाकायदा भट्टियां लगा रखी थी ईंट पकाने के लिए। घर देखिए, 2 मंजिला, यहाँ पर दिख रहा है ना, 2 मंजिला घर। ठीक है, ये इमारत जो है वो कैसी है? 2 मंजिला है, मतलब सीढ़ियों का कॉन्सेप्ट इन्हें पता था। और बीच में एक बहुत बड़ा सा खुला सा आंगन दिख रहा होगा आप सभी को। ठीक है, जैसे हमारे दादा दादी के पुराने घरों में बीच में एक बड़ा सा आंगन होता था ना, जहाँ धूप आती थी, बच्चे खेलते थे, प्रॉपर वेंटिलेशन रहता था। ये लोग हेल्थ और हाइजीन को लेकर बहुत स्मार्ट थे। अब घर से बाहर निकलते हैं, आजकल हमारी कॉलोनियों की सड़कें कैसी होती हैं? कहीं भी मुड़ जाती, टेढ़ी मेढ़ी।
लेकिन हड़प्पा की जो सड़कें थी बिल्कुल सीधी थी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी। ठीक है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर काटती थी। ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल आज के चंडीगढ़ या नोएडा के सेक्टर सिस्टम की तरह कोई मतलब ट्रैफिक जाम की टेंशन ही नहीं थी। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जहां यूपी टेट जुलाई 2026 में आपके बाकी एग्जाम और इसके अलावा जो बाकी एग्जाम्स हैं टीचिंग के, यहाँ से पक्का सवाल फंसता है। गोदाम, ठीक है, अनाज इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े मतलब बड़े पक्के गोदाम। अब ये गोदाम क्या है, देखते हैं। जैसे आज के टाइम में सरकार एफसीआई मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बड़े बड़े गोदामों में अनाज स्टोर करके रखती है, ताकि अगर कभी बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए या कोई लॉकडाउन लग जाए तो देश भूखा ना मरे। हड़प्पा के लोगों ने भी बिल्कुल यही किया। उन्होंने अनाज इकट्ठा करके करने के लिए ईंटों के पक्के और विशाल गोदाम बनाए थे। इसे कहते थे फ्यूचर प्लानिंग। ठीक है, तो दोस्तों सोचिए, क्या हम वाकई में आज मॉडर्न हुए हैं या हमारे पूर्वज हमसे कई हजार साल पहले ही मॉडर्न हो चुके थे? इस बात पर एक लाइक तो बनता है। चलिए देखते हैं इन घरों से पानी बाहर कैसे निकलता था। तो आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपके सामने है। तो दोस्तों घर तो हमने देख लिया, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे सुनकर आप सच में हैरान हो जाएंगे। आजकल हम टीवी पर स्वच्छ भारत अभियान के विज्ञापन देखते हैं, राइट? जगह जगह पर लिखा होता है कचरा कूड़ेदान में डालें। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हड़प्पा वालों ने अपना स्वच्छ भारत अभियान आज से 4500 साल पहले ही फुल स्पीड में चला रखा था। तो स्क्रीन पर पहली फोटो देखिए, यहाँ पर फोटो दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, ये है विशाल स्नानागार। ठीक है, ये क्या है? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। चारों तरफ से कमरे थे, लोग स्वच्छता के प्रति यहाँ पर जागरूक थे। ठीक है, तो स्क्रीन पर जो ये फोटो देखी, इसको देख लिया आप सभी ने। अब यूपी टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम में भी कि मतलब अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो उसे डबल मतलब ये जो लाइन है इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट सवाल यहीं से आता है, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? तो इसका सीधा सा जवाब है मोहनजोदाड़ो से। ठीक है या मोहनजोदड़ो से। इसे आज के जमाने में कोई शानदार पब्लिक स्विमिंग पूल समझ लीजिए। और मजे की बात बताऊं, इसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं जो शायद चेंजिंग रूम की तरह इस्तेमाल होते थे। सोचिए उस समय के लोग प्राइवेसी और हाइजीन को लेकर कितने एडवांस थे। इतिहासकारों का मानना है कि इसका इस्तेमाल किसी खास त्योहार या पवित्र स्थान के लिए किया जाता था। ठीक है, अब आप नीचे लिखे पॉइंट्स पर देखिए। सड़कों के किनारे पक्की नालियां। ठीक है, घर घर की नाली बड़े नाले से मिलती थी। आजकल मतलब थोड़ी सी बारिश हो जाए हमारे यहाँ पर तो क्या होता है, हमारी सड़कों पर वाटर पार्क बन जाता है ना, नालियां जाम हो जाती हैं। लेकिन इनकी ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी प्रणाली दुनिया की सबसे बेस्ट थी। हर घर की अपनी एक छोटी नाली होती थी जो बाहर गली की मतलब गली की नाली से जुड़ती थी। फिर वो गली की नाली जाकर शहर के किसी बड़े मेन ड्रेन से मतलब नाले से मिल जाती थी। और सबसे कमाल की चीज क्या है कि ये नालियां खुली नहीं होती थी, ये ईंट और पत्थरों से कवर होती थी। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है कवर नालियां। तो यहाँ पर क्या था, कवर नालियां होती थी। अब कवर नालियां क्यों होती थी? ताकि गंदगी और बीमारियां ना फैले, और उन्हें साफ करने के लिए बीच बीच में मैन होल्स भी बनाए गए थे। बिल्कुल आज की अंडरग्राउंड ड्रेनेज जैसे शानदार व्यवस्था थी। तो जला ना दिमाग का बल्ब, ये लोग सिर्फ पुराने जमाने के इंसान नहीं बल्कि आज के आधुनिक शहरों जैसी यहाँ पर व्यवस्थाएं थी। दो कदम आगे की सोच रखने वाले स्मार्ट लोग थे ये। चलिए स्वच्छता की बात तो हो गई, अब देखते हैं इतने स्मार्ट लोग आखिर खाते पीते क्या थे, उनका रहन सहन कैसा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट। चलिए अब तक हमने इनके घर और नालियां देख ली। क्या आप जानते हैं कि ये लोग सिर्फ अच्छे बिल्डर ही नहीं बल्कि कमाल के साइंटिस्ट भी थे? जी हाँ, स्क्रीन पर इस हेडिंग को देखिए, धातु औजार और कारीगरी। अब जो बच्चे जुलाई 2026 यूपी टेट का टारगेट लेकर चल रहे हैं वो अपनी कॉपी में इस पॉइंट को हाईलाइट कर लें। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसका जवाब है ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है,
मतलब इसको ब्रोंज एज सभ्यता बोलते थे। ठीक है, तो चलिए अब ये कांसा जो है वो आया कहाँ से? ठीक है, तो कांसा प्रकृति से सीधा कांसा नहीं मिलता, यहीं पर दिखता है इन लोगों का दिमाग। इन्होंने क्या किया, तांबे को जस्ते से मिला दिया, यानी जिंक से टिन के साथ नाम की धातु जो थी उसमें पिघला कर मिलाया और एक नई और ज्यादा मजबूत मतलब धातु बना दी, जो क्या कहलाई, कांसा कहलाई, ब्रोंज कहलाई। ठीक है ना, एकदम मॉडर्न केमिस्ट्री। अब जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही है। ठीक है, इनको ध्यान से देखिए, बड़ा गेम चेंजर आविष्कार था पहिया। ठीक है, अ, हड़प्पा के लोगों ने पहिए का जबरदस्त इस्तेमाल किया। पहली फोटो में देखिए, ये एक मिट्टी का खिलौना है, यहाँ पर एक मिट्टी का खिलौना दिखाई दे रहा है ना, ये एक मिट्टी का खिलौना है, बैलगाड़ी। इसका मतलब है कि वो भारी सामान ढोने और एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए पहिए वाली गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। मतलब पहिए की खोज की इन्होंने, बैलगाड़ी से यातायात आसान होगा इनका। तो इसका मतलब क्या है कि वो भारी सामान ढोने और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहिए वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। यातायात कितना आसान हो गया होगा। और पहिए का सिर्फ चलने में नहीं बल्कि डिजाइनिंग में भी इस्तेमाल हुआ। दूसरी फोटो को देखिए, यहाँ पर दूसरी जो फोटो दिखाई दे रही है, इसको ध्यान से देखिए। कुम्हार के चौक का इस्तेमाल, मतलब चौक नहीं, सॉरी, चाक है, कुम्हार का चाक का इस्तेमाल करके इन्होंने सुंदर डिजाइन और मिट्टी के बर्तन बनाए। पहिए का उपयोग करके सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाने में इन्होंने क्या किया, उपयोग किया। अब आखिर में स्टार पॉइंट को देखिए, यहाँ पर एक स्टार पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, इसको ध्यान से देखिए। लोग अभी भी पत्थर के औजार बनाते थे क्योंकि तांबा कांसा पूरी तरह से मजबूत नहीं था। ठीक है, अ, अगर एग्जाम में स्टेटमेंट आए कि क्या हड़प्पा के लोगों ने पत्थर के औजार बनाने बिल्कुल बंद कर दिए थे, तो आपका जवाब होगा नहीं। भले ही उन्होंने कांसा बना लिया, लेकिन कांसा इतना भी मजबूत धातु नहीं था उससे सब कुछ काटा या तोड़ा जा सके। इसलिए खेती करने या भारी चीजों को काटने के लिए ये लोग अभी भी पत्थर के औजार का इस्तेमाल कर रहे थे। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया, तो चलिए अब इनकी खेती और पशुपालन पर भी एक नजर डाल देते हैं। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब खेती कर ली, बर्तन बना लिए, लेकिन भाई इन सब चीजों का क्या करेंगे? जाहिर सी बात है ना, यहाँ पर व्यापार। लेकिन रुकिए, स्लाइड की हेडिंग पढ़िए, व्यापार बिना पैसों का बाजार। अब इमेजिन कीजिए कि आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, आपने बहुत सारे कपड़े खरीदे। जब काउंटर पर बिल देने की बारी आई तो अपने जेब से पैसे नहीं बल्कि 5 किलो गेहूं निकाल कर दे दिया। सुनने में तो अजीब लग रहा है ना, लेकिन उस टाइम पर पेटीएम, गूगल पे तो छोड़िए, लेकिन सिक्के भी नहीं होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्के भी नहीं होते थे। स्क्रीन पर इस चित्र को देखिए, बीच में रुपए का साइन कटा हुआ है। एक इंसान के पास मतलब एक्स्ट्रा अनाज है और दूसरे के पास मिट्टी का घड़ा दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। ठीक है, इन्होंने आपस में क्या की, चीजों को एक्सचेंज कर लिया। इसने क्या किया, अनाज इसको दे दिया। ठीक है, इसने अनाज इसको सॉरी, इसने अनाज क्या किया, इसको दे दिया, और इसने क्या किया, मिट्टी का बर्तन इस किसान को दे दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपनी चीजें जो है वो आपस में बदल ली। और इसे इंग्लिश में कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी एक चीज दो और दूसरी चीज लो, सिंपल। अब जो बच्चे यूपी टेट 2026 जुलाई क्रैक के टीचर बनना चाहते हैं, वो अपनी कॉपी में इस नाम को स्टार बनाकर लिख ले, लोथल गुजरात। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लो लोथल गुजरात। ये एक बंदरगाह था, नदी समुद्र से व्यापार। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे फेमस बंदरगाह था। ठीक है, जिसे आज मुंबई का कांडला पोर्ट से बड़े बड़े जहाज और दूसरे देशों में सामान ले जाते थे, है ना। वैसे लोथल से हड़प्पा का सामान सामान नदियां समुद्र के रास्ते से बाहर जाता था। और बाहर मतलब कहाँ, देखिए नीचे लिखा हुआ है, विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया, जो अभी का इराक है, के साथ। ठीक है, विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया, जी हाँ, ये लोग इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे थे। हमारे यहाँ की मोहरें इराक में मिली हैं, जो ये साबित करती हैं कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस उस जमाने में भी टॉप क्लास का था। और अब आखिर में इस पीले रंग के स्टार को ध्यान से देखिए।
ठीक है, यहाँ पर एक स्टार दिखाई दे रहा है। सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय इन्हीं को है। ठीक है, आज जो हम गर्मियों में मजे से कॉटन की टी शर्ट पहनते हैं ना, सबसे पहले दुनिया में कपास उगाने का श्रेय किसे जाता है? बिल्कुल सही, हमारे इन्हीं हड़प्पा वासियों को। ग्रीक लोग तो इसे सिंडन कहते थे, क्योंकि ये सिंधु घाटी से आता था। तो सोचिए हमारी सभ्यता ने दुनिया को कितना कुछ दिया। तो चलिए, बिजनेस की बात होगी, अब जरा देखते हैं इनका धर्म और रहन सहन कैसा था। चलिए, व्यापार तो हो गया, सामान पैक भी हो गया, लेकिन अब एक दिक्कत है। आजकल जब आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई पार्सल मंगाते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? यही ना कि कहीं डिब्बे की सील या टेप टूटी हुई तो नहीं है। अगर टेप कटी होती तो आप कहते हैं भैया सामान किसी ने खोल लिया है, इसे वापस ले जाओ, है ना। अब आप सोचेंगे कि ये सील लगाने का आइडिया किसका था? जी हाँ, ये हमारी हड़प्पा वालों का ही मास्टरमाइंड था। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, जो हेडिंग है वो क्या कह रही है? मुहरे और रहस्यमयी लिपि। स्क्रीन पर इस प्रोसेस को देखिए। जब ये लोग मेसोपोटामिया सामान भेजते थे तो जो मतलब डिब्बा था उसको रस्सी से बांधते थे। ठीक है, द सील मेकर लॉजिक। फिर उसके बाद मतलब डिब्बे को रस्सी से बांधकर उसकी वहां पर क्या करते थे? गांठ पर गीली मिट्टी लगा देते थे। ठीक है, यहाँ से गीली मिट्टी उठाई और क्या करते थे? गीली मिट्टी को स्टैम्प यानी पहचान सुरक्षित करने के लिए वहां पर लगा देते थे, और फिर मिट्टी पर अपनी खास मुहर छाप देते थे। ठीक है, उनकी जो खास मुहरें होती थी उनको छाप देते थे। अब इन मोहरों को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर मोहर दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, जैसे एक सींग वाला गैंडा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा या बैल, लेकिन जानवरों के ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये मतलब यही शुरू होता है इतिहास का सबसे बड़ा सस्पेंस। इस लाल स्टैम्प को देखिए, आज तक नहीं पढ़ी जा सकी। इसका मतलब क्या है? कि दुनिया में सबसे बड़े जो सुपर कंप्यूटर्स आ गए हैं, एआई आ गया, लेकिन आज तक कोई भी मतलब कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं पढ़ पाया कि इन्होंने इन मोहरों पर आखिर लिखा क्या है। तो ए बी सी डी या क ख ग नहीं थी, ये लोग चित्रलिपि का इस्तेमाल करते थे। मतलब अक्षरों की जगह छोटे छोटे चित्र, जैसे आजकल आप व्हाट्सएप पर बिना कुछ लिखे इमोजी भेजकर बात कर लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो अब जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अपने कान खड़े कर लीजिए। यहाँ दो सॉलिड क्वेश्चन बनते हैं। पहला सवाल, इनकी लिपि जो है वो कैसे लिखी जाती है? हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, लेकिन ये लोग उल्टी दिशा में लिखते थे। ये कैसे लिखते थे? दाएं से मतलब दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, राइट टू लेफ्ट की ओर लिखते थे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस युग में आती है? देखिए, जिस काल का लिखित इतिहास तो हमारे पास है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? चित्र की जगह पर अक्षरों की मतलब अक्षरों की जगह पर चित्रलिपि थी। ठीक है, और डायरेक्शन क्या था? दाएं से बाएं की ओर। तो अ, दोस्तों सोचिए, ये लिपि आज भी एक मतलब अनसुलझी पहेली है। क्या पता कल को आप में से कोई टीचर इसे पढ़कर डिकोड कर दे। चलिए, अब इस शानदार सभ्यता के अंत की कहानी देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमने इनकी स्मार्ट सिटी देख ली, व्यापार देख लिया, लेकिन लिपि तो हम पढ़ ही नहीं पाए। तो फिर हमें कैसे पता चला कि ये लोग पूजा किसकी करते थे? इनका लाइफ स्टाइल कैसा था? इसका जवाब छुपा है मिट्टी के अंदर से निकली इन शानदार मूर्तियों में। ठीक है, और डिजाइन्स में। स्क्रीन पर हेडिंग देखिए, कला, देवी देवता और जीवन शैली। ठीक है, आज हम लोग नवरात्रि में देवी माँ की पूजा करते हैं, सावन में भगवान शिव की, राइट। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये परंपरा आज से नहीं बल्कि हड़प्पा से के समय से चली आ रही है। तो पहली फोटो देखिए, यहाँ पर मात्र देवी है, मतलब मिट्टी की मूर्ति। खुदाई में ऐसी बहुत सारी मूर्तियां मिली जिससे पता चला कि समाज में महिलाओं और देवी माँ की बहुत इज्जत की जाती थी। इसके ठीक नीचे देखिए, एक व्यक्ति मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है?
यहाँ पर एक व्यक्ति है जो योग मुद्रा में बैठा है और उसके चारों तरफ जानवर दिखाई दे रहे होंगे आप सभी को। ठीक है, इन्हें इतिहासकारों ने पशुपति बोला है। पशुपति चारों तरफ जानवर, मतलब पशुपति को भगवान शिव का पुराना रूप कहा जाता है। ठीक है, अब जो एस्पिरेंट यूपी टेट 2026 की सीट पक्की करना चाहते हैं, वो इस बीच वाली फोटो को ध्यान से देखें। यहाँ पर है कांसे की नर्तकी। ठीक है, कांसे की नर्तकी दिख रही होगी आप सभी को। ठीक है, एग्जामिनर सीधा पूछता है कि ये मूर्ति कहाँ से मिली, तो इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये कहाँ से मिली? मोहनजोदारो से मिली। ठीक है, ये कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। और सोचिए, बिना किसी मॉडर्न मशीन के इन्होंने धातु को पिघला कर इतनी खूबसूरत डिजाइनर मूर्ति बना दी। क्या टैलेंट था इनका। अब जरा इनकी लाइफ स्टाइल सोचकर और सोच पर नजर डालते हैं, तो ये प्रकृति पूजा, पीपल की पत्तियां और सांप की आकृतियां। अ, मतलब आज हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, नाग पंचमी मनाते हैं। हड़प्पा के लोग भी बिल्कुल यही करते थे। इन उन्हें मतलब उन्हें पता था कि प्रकृति ही जीवन देती है, इसलिए मोरों पर भी पीपल की पत्तियां और सांप की आकृतियां बहुत मिली। दूसरा जो है शांति प्रिय लोग, यहाँ से लड़ाई के अस्त्र शस्त्र बहुत कम मिले हैं। ठीक है, मतलब ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है। इतिहास अक्सर राजाओं और तलवारों की लड़ाई से भरा होता है, लेकिन हड़प्पा की खुदाई में तलवार, ढाल या हथियार ना के बराबर मिले। मतलब ये लोग लड़ाई झगड़े से दूर शांति और अपना बिजनेस और खुशी में रहने में यकीन रखते थे। मेक मनी नॉट वॉर वाला एटीट्यूड था इनका। दूसरा, नेक्स्ट जो है गहने, कीमती पत्थर और धातुओं के आभूषण पहनते थे। ठीक है, और हाँ, फैशन में भी ये किसी से कम नहीं थे, चाहे आदमी हो या औरतें, दोनों को सजने संवरने का बहुत शौक था। ये लोग कीमती पत्थरों और धातुओं के बहुत ही सुंदर डिजाइनर गहने पहनते थे। तो दोस्तों, था ना इनका लाइफ टाइम एकदम मॉडर्न और पीसफुल। चलिए इस चैप्टर के और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारे सामने है। दोस्तों, हर अच्छी फिल्म का एक क्लाइमेक्स होता है, और इस हड़प्पा नाम की ब्लॉकबस्टर मूवी का क्लाइमेक्स बड़ा ही दर्दनाक और रहस्यमय था। ठीक है, जरा सोचिए, इतनी शानदार स्मार्ट सिटी, इतने बेहतरीन पक्के घर, दुनिया भर में चलता हुआ व्यापार, लेकिन लगभग 1000 साल पुराने राज करने के बाद अचानक ये लोग कहाँ गायब हो गए? इनकी पूरी की पूरी सभ्यता मिट्टी के नीचे कैसे दब गई? अब सच बताऊं तो किसी को एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, क्योंकि हम उनकी लिपि तो पढ़ ही नहीं पाए। इसलिए हमारे इतिहासकारों ने कुछ थ्योरीज दी हैं। चलिए इस रंग बिरंगे जो स्टिकी नोट्स हैं इनको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है बाढ़ में नदी, मतलब बाढ़ नदी में सबसे बड़ा कारण है। याद है हमने शुरू में पढ़ा था कि ये नदियों के किनारे रहते थे। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि शायद सिंधु नदी में कोई भयंकर बाढ़ आई, जिससे पूरे शहर को डुबो दिया और नगर जो है वो नष्ट हो गए। ठीक है, दूसरी जो है यहाँ पर महामारी। महामारी अब हरे नोट में जो लिखा हुआ है, साल 2020 में हम सब ने कोविड-19 का कहर देखा था, कैसी दुनिया एकदम रुक गई थी। सोचिए, आज से 4000 साल पहले भी अगर ऐसी कोई भयंकर बीमारी या वायरस फैला हो, तब तो कोई अस्पताल या वैक्सीन भी नहीं थे, तो शायद महामारी ने सबको खत्म कर दिया हो। फिर है भूकंप। ठीक है, भूकंप या आग। ठीक है, हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा भूकंप आया हो जिसने रातों रात इन मंजिला 2 मंजिला घरों को मलबे में बदल दिया हो, या पूरे शहर में आग लग गई हो। आर्यों का आक्रमण, और कुछ का मानना है कि बाहर से आर्य लोग आए और उन्होंने शांति प्रिय लोगों पर हमला करके इन्हें खत्म कर दिया। ठीक है, तो अब जो यूपी टेट के कैंडिडेट्स हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में ये सभी कारण दिए जाते हैं, हमें उपरोक्त सभी या विभिन्न कारण वाला ऑप्शन चुनना होगा, क्योंकि कोई एक कारण फिक्स नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे दुखद हिस्सा नीचे इस लाइन में लिखा है, कारण जो भी हो, इसके बाद 100 सालों तक भारत में कोई नए नगर नहीं बसे। ठीक है, यानी हम वापस पीछे चले गए उस शानदार पक्के घरों और ड्रेनेज सिस्टम से निकलकर इंसान फिर से कच्चे घरों और गांव में रहने लगा। भारत को अपना अगला शहर बसाने में सदियां लग गईं। तो ये थी कहानी
भारत की पहली नगरीय सभ्यता की। मुझे उम्मीद है कि आज की ये टाइम ट्रेवल जर्नी आपको पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट। रुकिए रुकिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लास खत्म हो गई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जाने से पहले बहुत बड़ा बोनस तो लेते जाइए। हमने अपनी हड़प्पा सभ्यता की बात तो कर ली, लेकिन क्या आपने सोचा है जब हमारे यहाँ सब चल रहा था तब दुनिया के बाकी देशों में क्या हो रहा था? तो स्क्रीन पर हेडिंग को देखिए, विश्व में प्राचीन सभ्यताएं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इराक की। आज का इराक जो है सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया कहते हैं जिसको। ये दजला और फरात नदी के किनारे थी। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है। एक तो इनके जो बड़े बड़े मंदिर होते थे जिसे जिगुरत बोलते थे। क्या बोलते थे? जिगुरत बोलते थे, जिगुरत कहा जाता था। और दूसरी इनकी लिपि जो है, हमारी हड़प्पा वाली लिपि तो हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन इनकी जो थी वो कीलाकार लिपि थी। ठीक है, तो ये दो चीजें इसमें याद रखिए। जो बड़े बड़े मंदिर थे, ठीक है, जो मंदिर होते थे उनको क्या बोलते थे? जिगुरत। ठीक है, और जो लिपि थी वो कौन सी थी? कीलाकार। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं, दूसरा नाम है मिस्र का यानी इजिप्ट का। आप में से कितने ने हॉलीवुड की द ममी फिल्म देखी होगी, है ना? बस ये वही जगह है। ये सभ्यता नील नदी के किनारे फली फूली। कहाँ पर फली फूली? नील नदी के किनारे। इसके जो विशाल पिरामिड हैं, ठीक है, यहाँ पर विशाल पिरामिड हैं और पट्टियों में लिपटी हुई ममी हैं, वो आज भी दुनिया के लिए एक अजूबा है। तीसरा है क्रीट सभ्यता। क्रीट सभ्यता है, ये किसी नदी के किनारे नहीं है बल्कि भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर के पास पनपी। ये लोग डिजाइनर लोग नहीं थे, सॉरी, ये लोग क्या थे? डिजाइनर लोग थे। डिजाइनर लोग नहीं थे का मतलब नहीं है, ये लोग क्या थे? डिजाइनर लोग थे। अपनी सुंदर चित्रकारी वाले बर्तनों के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। और आखिर में हमारी पड़ोसी जो है चीन यानी कि चाइना आती है। ये यहाँ पर हुआंगहो नदी के किनारे बसे थे। कहाँ पर बसे थे? हुआंगहो नदी के किनारे। ठीक है, आज जो हम अपनी कॉपी किताबों में कागज का इस्तेमाल करते हैं ना, कागज का आविष्कार जो है इन्होंने ही किया। ठीक है, और शादियों में चमचमाती रेशम की साड़ियां पहनी जाती, वो दुनिया को सबसे पहले चीन वालों ने दी थी। ठीक है, तो अब इस आखिरी स्पीच बबल को देख लीजिए। सभी महान सभ्यताएं नदियों के पास ही पनपी। क्रीट को छोड़ दें तो बाकी सब नदियों के किनारे ही थी, क्योंकि इंसान को कुछ और मिले ना मिले लेकिन जल ही जीवन है, पानी के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी लास्ट स्लाइड। तो दोस्तों आज की हमारी इस जबरदस्त टाइम ट्रेवल क्लास का अब आ गया है द एंड। ठीक है, लेकिन क्लास खत्म करने से पहले बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। हमने पूरी क्लास में एक नगरीय सभ्यता पढ़ लिया, लेकिन आखिर ये सभ्यता चिड़िया का नाम क्या है? यानी सिविलाइजेशन का नाम क्या है? ठीक है, स्क्रीन पर इस डेफिनेशन को पढ़िए। इसे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, मानव सभ्य तब कहा जाता है जब वो अपने जीवन के तरीके को बदल देता है और पुराने रीति रिवाजों से आधुनिक रीति रिवाजों को अपनाकर नई स्थिति में प्रवेश करता है। मैं इसको एग्जांपल से आपको समझा दूं। मान लीजिए पहले आपके पास वो पुराना बटन वाला फोन था और फिर आपने स्मार्टफोन ले लिया। आपने क्या किया? खुद को अपग्रेड किया ना। बस दोस्तों यही सभ्यता, जब इंसान जंगल में भटकने वाली, कच्चा मांस खाने वाली जिंदगी को छोड़कर एक सेटल्ड और मॉडर्न लाइफ स्टाइल को अपना लिया, खुद को अपग्रेड कर लिया, तो हम कहते हैं कि इंसान सभ्य हो गया। ठीक है, अब कोई समाज सभ्य हुआ या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा? इसके लिए हमारे पास है फाइनल चेकलिस्ट। जैसे आज का इंस्टाग्राम या ट्विटर ब्लू टिक मिलने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, वैसे ही इतिहास में सिविलाइजेशन टैग पाने के लिए ये तीन चीजें पास करनी बहुत जरूरी थी। तो पक्के घर और नियोजित नगर, अ, मतलब पक्के घर यहाँ पर झोपड़ियां नहीं, प्रॉपर डिजाइन वाले शहर हो। ठीक है, दूसरा है उन्नत और कृषि व्यापार, दिमाग सिर्फ लड़ाई में ना चले। ठीक है, यहाँ पर यानी सिर्फ खुद का पेट ना भरे बल्कि इकोनॉमी और बिजनेस में भी चलाएं। तीसरा है लिपि और कला का विकास। ठीक है, यहाँ पर पढ़ना लिखना और क्रिएटिव चीजें बनाना भी जानते हूँ। ठीक है,
और हमारे हड़प्पा वाले ने इन तीनों बॉक्स पर बड़ा सा ग्रीन टिक लगा दिया। ठीक है। आखिर में बस इस नीली लाइन को पढ़िए, हड़प्पा ने हमें सिखाया कि हजारों साल पहले भी इंसान कितना आधुनिक सोच सकता था। सोचिए, बिना किसी इंटरनेट, बिना किसी एआई, बिना किसी मॉडर्न मशीनों के उन्होंने जो शहर बसाए वो आज की इंजीनियर्स को भी हैरान कर देते हैं। और इसी के साथ यूपिटेट जुलाई 2026 के लिए आपका नदी घाटी की सभ्यता है, मतलब आई मीन ताम्र पाषाणिक सभ्यता जो है वो यहीं पर खत्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। हम इस चैप्टर का इस धमाकेदार एमसीक्यू टेस्ट लेने वाले हैं, जहां मैं देखूंगी कि मैं किसने कितने अच्छे नोट्स बनाए हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मेहनत करते रहिए और फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।